हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के बारे में। ठीक, यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके एसएससी एमटीएस में 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस की हम लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है 8 पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, यानी 8 पार्ट में हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं और आज हमारे पास में है इसका पार्ट नंबर 9। ये बात आपको ध्यान रखना है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 9 के बारे में। ठीक, और हम लोग इससे पहले 120 क्वेश्चन, यानी ध्यान रखना है कि 120 क्वेश्चन 8 पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। ठीक है, चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद करे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था। ठीक, यानी आपको ये बात बतानी है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था। ठीक, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर ए यानी सुभाष चंद्र बोस ने, यानी जो नारा दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि लाला लाजपत राय, समझना ध्यान से, कि लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे, यानी जो लाला लाजपत राय थे वो किस संगठन से संबंधित थे, ये बात आपको बतानी है। ठीक, जरा ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन हमको दिया गया है, कह रहा है ब्रह्म सभा से संबंधित थे, या दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रार्थना सभा से, तीसरा ऑप्शन कह रहा है आर्य समाज से, चौथा ऑप्शन कह रहा है ब्रह्म समाज से। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्य समाज, यानी जो लाला लाजपत राय थे वो आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि 8वीं शताब्दी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से कहा जाता था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रमुख, उसका नाम क्या था? दंती दुर्ग, यानी दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति, यानी जो चालुक्य अधिपति था उसका तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया। ठीक, जिसे हम लोग शाब्दिक रूप से कहते हैं। अब क्या कहते हैं ये बात आपको बतानी है। पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए, कह रहा है प्रार्थना सभा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है घुड़सवारी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सहायक गठबंधन और चौथा ऑप्शन कह रहा है हिरण्यगर्भ। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिरण्यगर्भ। ठीक, यानी जो हिरण्यगर्भ है उसे हम लोग जो है एक अनुष्ठान उन्होंने जो करवाया था उसके नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में, ध्यान से समझना है कि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना है कि जो आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो किसके और किसके बीच में हुआ था। ठीक, और उसमें हार किसकी हुई थी, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ठीक, अब हराया किसने था ये बात आपको बतानी है। जरा पढ़ लीजिए ध्यान से। पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बाबर ने हराया था, तीसरा ऑप्शन कह रहा है इल्तुतमिश ने हराया था और चौथा ऑप्शन कह रहा है मोहम्मद गौरी ने। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहम्मद गौरी, यानी मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में, ध्यान से समझना, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक, अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो हुआ कब था, तो आपको ध्यान रखना है 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 125 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है आपसे क्या कि जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे। जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे, यानी जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, ये बात आपको बतानी है। ठीक, जरा ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है चंद्रप्रभा, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है ऋषभनाथ, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है वर्धमान महावीर, चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है पद्मप्रभा। ठीक, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्धमान महावीर, यानी जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे उनका नाम क्या था, वर्धमान महावीर। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना, कभी कभी आपको अकेले महावीर भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि ब्लैंक का चट्टान गुफा मंदिर, ध्यान समझना है कि ब्लैंक का
चट्टान गुफा मंदिर दुनिया का सबसे बड़ी अखंड संरचना है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है। अब ये बताना अब कौन सा ऐसा मंदिर है जिसकी चट्टान गुफा मंदिर जो है वो दुनिया की सबसे अखंड संरचना है। ठीक, पहला ऑप्शन आपका लिखा हुआ है अजंता का, ठीक, और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है बादामी का गुफा चट्टान, ठीक, या तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है एलोरा का, या चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है उदयगिरी का। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एलोरा, यानी जो एलोरा का चट्टान गुफा मंदिर है, समझना ध्यान से क्या कि जो एलोरा का चट्टान गुफा मंदिर है वो दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना माना जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में दिया गया है, कह रहा मेरठ के, ध्यान समझना है क्या कि मेरठ के सिपाही को मुगल सम्राट बहादुर शाह ने मिलने के लिए लाल किले के फाटक पर पहुंचे। ठीक, यानी मेरठ के सिपाही को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के फाटक पर पहुंचे। ठीक, यानी कब पहुंचे थे ये बात आपको ध्यान रखना है। जो मेरठ के सिपाही थे वो कब ठीक मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के फाटक पर पहुंचे थे, तो आपको वो तारीख बतानी कि वो कब पहुंचे थे। जरा ध्यान से देखिए, जो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है 11 मार्च 1857 को पहुंचे थे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 10 मार्च 1857 को पहुंचे थे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमसे कह रहा है 10 मई 1857 को पहुंचे थे, और चौथा ऑप्शन कह रहा है 11 मई 1857 को पहुंचे थे। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर यानी कि डी क्या हो जाएगा आपका 11 मई 1857 को, यानी 11 मई 1857 को मेरठ के जो सिपाही हैं वो मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के फाटक पर पहुंचे थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वो कह रहा है क्या कि एक नाटक में, ध्यान रखना कि एक नाटक में हेमा ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी, यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था। ठीक, देखो बड़ा कहां से कहां जोड़ दिया गया इस क्वेश्चन को। ठीक, कह रहा एक नाटक में हेमा ने कहा, क्या कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगी। ठीक, अब आपको ये बात बतानी है कि ये हेमा ने नहीं कहा, ठीक, ये किसने कहा ये बात बतानी है। ठीक, तो कह रहा यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था। ठीक, जरा ध्यान से पढ़िएगा। पहला जो ऑप्शन है आपका कह रहा है महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तीसरा ऑप्शन जो है वो हमसे कह रहा है अंबिका चरण मजूमदार ने दिया था, और चौथा ऑप्शन कह रहा है भगत सिंह ने दिया था। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यानी जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक, ये बात ध्यान रखनी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास में दिया गया है, कह रहा निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना करी, यानी जयपुर शहर की स्थापना किसने करी थी ये बात आपको बतानी है। ठीक, जरा क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। अब ऑप्शन हमारे पास में, चलिए ध्यान से देखिए। जो पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है क्या राजा मान सिंह, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सवाई जय सिंह द्वितीय, तीसरा ऑप्शन कह रहा है राजा भारमल, चौथा ऑप्शन कह रहा है पृथ्वीराज चौहान। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सवाई जय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। चलिए अच्छा ध्यान से देखिए, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता था। ठीक, यानी यूनानी जो लोग थे वो किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से बुलाते थे। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कनिष्क को बुलाते थे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है समुद्रगुप्त को, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बिंदुसार को, चौथा ऑप्शन कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, क्या ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर सी यानी बिंदुसार को, यानी बिंदुसार को यूनानियों के द्वारा मौर्य शासक का अमित्रघात कहा जाता था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि केरल के मध्य और उत्तरी भागों, ध्यान रखना है केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश का प्रतीक था। ठीक, अब ये समझिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको कि जो केरल का मध्य और उत्तरी भाग था और तमिलनाडु का जो कोंगू क्षेत्र था, ठीक, उसको नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश, यानी जो इन तीनों जगह पर नियंत्रण किसका था, चेर राजवंश का था। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि जो चेर राजवंश था उसका मुझे प्रतीक बता दीजिए जरा ध्यान से क्या है। ठीक, तो पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए
लीजिए, कह रहा पक्षी, दूसरा ऑप्शन कह रहा धनुष और बाण, तीसरा ऑप्शन कह रहा मछली, चौथा ऑप्शन कह रहा है बाघ। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखना? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धनुष और बाण, यानी जो धनुष और बाण है वो चेर राजवंश का प्रतीक था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, ध्यान से पढ़िएगा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। अब राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे ये बात आपको बतानी है। जो पहला ऑप्शन हमारे पास में लिखा हुआ दंती दुर्ग थे, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ कृष्ण दुर्ग थे, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ अमोघ वर्ष, चौथा ऑप्शन लिखा हुआ गोविंद दुर्ग थे। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। कौन याद रखना? ऑप्शन नंबर ए, यानी दंती दुर्ग, यानी जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? दंती दुर्ग थे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो हमसे कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी। ठीक, यानी मोतीलाल नेहरू और जो CR दास थे ये क्या थे? एक वकील थे। ठीक, लेकिन आपसे ये बताना है कि इन्होंने किस आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी थी। बोले कि इस आंदोलन में मैं अपनी वकालत नहीं करूंगा। ठीक, तो जरा ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन आपका लिखा हुआ असहयोग आंदोलन में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे स्वाभिमान आंदोलन में, चौथा ऑप्शन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर ए, यानी असहयोग आंदोलन, यानी असहयोग आंदोलन में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गोपुरम, ध्यान रखना है क्या, कि गोपुरम या मंदिर का प्रवेश द्वार किस मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता है। ठीक, यानी जो गोपुरम या मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो किस मंदिर की स्थापत्य कला की विशेषता है। ठीक, ये बात आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बौद्ध स्थापत्य कला, तीसरा ऑप्शन कह रहा है दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला, और उसके बाद चौथा ऑप्शन जो है वो कह रहा है जैन स्थापत्य कला। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या ध्यान रखना? ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला। क्या ध्यान रखेंगे आप? दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का ये है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेते हैं जरा ध्यान से, चल पढ़िए जरा। कह रहा है कि कलिंग जिसे सम्राट अशोक ने जीता था, यानी जो कलिंग का युद्ध था वो किसने जीता था? सम्राट अशोक ने जीता था। ठीक, कह रहा का प्राचीन नाम था, यानी जो कलिंग का जो है वो प्राचीन नाम क्या था, यानी जो कलिंग शहर था वो उसे किसने जीता था? तो आपको ध्यान रखना अशोक ने जीता था। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। उसके बाद में आपको एक बात और बतानी है, कह रहा है कि इसका जो प्राचीन नाम था, इसका जो पुराना नाम था वो क्या था। ठीक, पहला ध्यान रखिए, कह रहा तटीय उड़ीसा नाम था, दूसरा कह रहा तटीय बंगाल था, तीसरा कह रहा है तटीय कर्नाटक, और चौथा ऑप्शन कह रहा है तटीय तमिलनाडु। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या ध्यान रखना? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तटीय उड़ीसा, यानी कि तटीय उड़ीसा के नाम से हम लोग कलिंग को जानते थे, यानी जो उसका कलिंग का प्राचीन नाम है वो क्या है? तटीय उड़ीसा। ठीक, आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी ही इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक, ताकि आपके एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन देखने को मिले आपसे गलती ना हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना।